मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। रात के 9:30 बज चुके हैं और मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी हाजिर हूं दिन भर की खबरें और उनका विश्लेषण यानी दृष्टिकोण लेकर। और आज की जो दो सबसे बड़ी खबरें हैं, एक बेहद शर्मनाक खबर, हाथरस की बेटी के साथ जो कुछ बर्बरता हुई और उसका जीवन चला गया, और उसके बाद भी जो बर्बरता उसके और उसके परिवार वालों के साथ हो रही उसमें क्या कुछ हुआ है ये बताऊंगा। बाबरी ध्वंस मामले में सभी आरोपी बरी हो गए हैं, उस पर क्या कुछ हुआ, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो बताऊंगा। भारत और चीन के बीच क्या बातचीत हो रही वो भी बताऊंगा। इसके अलावा आर्थिक स्थिति क्या है, जो गतिविधियां हैं वो किस तरह की हैं वो भी आपको बताऊंगा। और इन सब के अलावा जो देश के अलग अलग हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं, जो कहें कि देश के हित की दूसरी जुड़ी हुई जरूरी खबरें हैं, वहां क्या स्थिति है उसकी भी बातचीत मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले बात, जो बाबरी ध्वंस मामले में आज फैसला आना था, सीबीआई की विशेष अदालत ने आज फैसला सुनाया और उस फैसले में सभी आरोपियों को बरी करार दिया गया है। यानी जो जितने भी आरोपी थे उन सभी आरोपियों को बरी करार दिया गया और कहा गया कि ये जो ध्वंस हुआ था ये पूर्व नियोजित साजिश नहीं थी। जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या ये तैयारी की गई और एक भीड़ को उन्मादी बनाया गया और उन्मादी बनाकर उनको इस तरह से तैयार किया गया कि वो उस विवादित बाबरी के ढांचे को ढहाएं। तो सीबीआई की विशेष अदालत के मुताबिक ऐसा नहीं था, उनको बुलाया जरूर गया था, लेकिन फिलहाल जिनके ऊपर आपराधिक साजिश का मामला दर्ज हुआ, और ऐसे तो 32 नाम उसमें हैं, कई लोगों का जिसको कहें कि वो नहीं रहे, उनका जीवन नहीं रहा, सिंघल जी जैसे बड़ा नाम है, उसके अलावा भी कई लोग नहीं रहे, लेकिन जो 32 आरोपी थे उसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ऐसे ढेर सारे नाम थे। तो ये सारे के सारे लोग अब बरी हो गए, सबने प्रसन्नता जताई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कहा कि अब सबको आगे बढ़ना चाहिए। जो इकबाल अंसारी हैं, जो मुद्दई थे, बाबरी के पक्षकार थे, उन्होंने भी कहा कि अब इस पे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा मसला है तो उस पर आगे भला कैसे इतनी आसानी से बढ़ जाएंगे। जो मैं एक बात कहता हूं कि जो न्यायालय का फैसला आया नवंबर में, सर्वोच्च न्यायालय का, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ का, और उसके बाद जो अभी फैसला आया सीबीआई का विशेष अदालत का, इसके बाद हमें उस मसले पर, उस मुद्दे पर बातचीत बंद करनी चाहिए, सचमुच आगे बढ़ना चाहिए, जो इकबाल अंसारी कह रहे हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के हैं, उन्होंने कहा कि ये न्यायपालिका के लिए काला दिन है, और उनका एक तरह से कहें कि ये बहुत प्रत्याशित बयान था, वो यही कहने वाले थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी, उनके लीडर, उनके जो प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने क्या कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, एवरी इंडियन हु हैज innate faith in the constitution and also in the spirit of communal amity and brotherhood expects and urges the central and state government to file an appeal against the decision of the special court as founded in error। और वो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ये मामला कांग्रेस के ही समय में शुरू हुआ था। वो इसको कह रहे हैं कि इसके खिलाफ राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आगे अपील करनी चाहिए। अब इस पे मामला आगे जाएगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक, या क्या होगा ये देखने की बात होगी। लेकिन कुल मिला के ये है कि बेहतर होगा कि अब इससे हम आगे बढ़ पाएं, अब उस स्थिति की तरफ बढ़ें जिसको बार बार कहा जाता है कि कहीं पर जाकर कोई चीज छोड़ देनी चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए। ये वक्त की भी जरूरत होती है, और किसी भी मनुष्य के जीवन में, समाज के जीवन में, देश के जीवन में आगे बढ़ने का ये बहुत जरूरी मंत्र होता है कि कहीं कहीं आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पटाक्षेप तो नवंबर में हो गया था, लेकिन जो रहा सहा था वो आज हो गया। अब इसको ऐसे ही देखा जाना चाहिए। शिवसेना का भी बयान आया है। संजय राउत जो उनके मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पार्टी शिवसेना इस फैसले का स्वागत करते हैं, और आडवाणी जी, जोशी जी, उमा भारती जी और दूसरे सारे लोग जो इस मामले में छूटे हैं, बरी हुए हैं, उनको बधाई देते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर बाबरी मस्जिद जो विवादित ढांचा था वो नहीं गिराया गया होता तो शायद हम लोग भूमि पूजन
राम मंदिर का नहीं देख पाते। और ये काफी हद तक उन्होंने ठीक बात कही है शिवसेना ने। हालांकि इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि शिवसेना अभी आजकल थोड़ा सा फिर से अपने पुराने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के साथ, हालांकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो सुर मिलाती ही रही, इसलिए राजनीतिक ना भी देखें, लेकिन पिछले कुछ दिनों की जो गतिविधियां हैं, चंद्रकांत पाटिल का बयान, देवेंद्र फडणवीस और राउत की मुलाकात, और तो कई चीजें हैं जो उस तरफ इशारा करती हैं। हालांकि भाजपा इस पे स्पष्ट कह रही है कि ये तीनों पार्टियां अपने बोझ से गिरेंगी। और अब बात उस घटना की जिसने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया है। दुर्भाग्य से ऐसी शर्मनाक घटनाएं लगभग प्रतिदिन हो रही हैं, हर राज्य में हो रही, जगह जगह हो रही। और ऐसी घटना जो हाथरस में हुई, कुछ मामले होते हैं जो निर्भया या हाथरस की बेटी, ऐसे मामले जो राष्ट्रीय परिदृश्य पर छा जाते हैं। और अच्छा है कि कम से कम इस बहाने हमारी चेतना का थोड़ा सा तो पता चलता है कि हम कितने जागृत हैं, वरना हम ऐसी शर्मसार कर देने वाली घटनाओं पर नोटिस भी नहीं लेते हैं। और कल जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने कहा कि शब्द नहीं मिल रहे हैं, स्थिति वही है। लेकिन चूंकि हम खबर की बात करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया की बात करते हैं, तो क्या क्या हुआ वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जो एडीजी हैं यूपी के प्रशांत कुमार, उन्होंने कहा है कि घटनाक्रम ये था कि 14 सितंबर का वाकया है, उसके बाद FIR हुई। 22 सितंबर को जो पीड़ित है उन्होंने कहा कि दुष्कर्म हुआ, वो भी उसमें जोड़ा गया। और जो 4 आरोपी थे उन सबको पकड़ा गया है और उनके ऊपर हत्या का मामला चल रहा है। और उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम आएगा तो उसके बाद ही पता चलेगा, और पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों की सहमति से अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन जो कहते हैं ना कि वो कहे कि शरीर खराब हो रहा था, बॉडी रख नहीं सकते थे, लेकिन यही सारा विवाद खड़ा हो गया। आधी रात को हाथरस की बेटी की चिता जला दी गई, पुलिस वालों ने जबरदस्ती की। परिवार के कहा जा रहा है कि बाबा हैं, ऐसा कह के वीडियो आया कि बाबा हैं वो कहा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। जो उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन घटना को जिस तरह से लीपापोती की कोशिश कर रहा है वो शर्मनाक है, क्योंकि ऐसी घटनाओं पे अगर आप लीपापोती की कोशिश में जुट जाते हैं तो कभी न्याय नहीं मिलता। और जिसको हम बार बार कहते हैं कि समस्या के समाधान की तरफ बढ़ेंगे क्या, तो वो भी हम बढ़ते हुए नहीं दिखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को योगी आदित्यनाथ से बात करनी पड़ी, योगी आदित्यनाथ ने उसको ट्वीट किया। उसके बाद SIT गठित कर दी गई है, 7 दिनों में रिपोर्ट देने की बात है। फिर प्रधानमंत्री मोदी की योगी से बात हुई, योगी आदित्यनाथ ने जो परिवार वाले थे हाथरस की बेटी के, उनसे बात की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 25 लाख रुपए की मदद, उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और फास्ट ट्रैक अदालत, वहां मामला सुना जाएगा, जो कहें कि जल्दी से जल्दी उसको न्याय दिलाने के लिए। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय में भी एक PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो जनहित याचिका है वो दाखिल हो गई 2 चीजों के लिए, कि एक तो CBI वो जांच करे, और जो SIT है उसको रिटायर्ड कोई या सिटिंग कोई जज वो देखे। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले को उत्तर प्रदेश से दिल्ली लाया जाए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उन्होंने भी चीफ सेक्रेटरी और DGP को नोटिस भेजा है। जो 19 साल की एक लड़की अपना जीवन नहीं बचा पाई, बेहद शर्मनाक घटना। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, इसमें भी जातिवादी कोण खोजने लगे हैं लोग। आज भी मैंने देखा वो राहुल गांधी जिस तरह से इसमें वर्ग विशेष लिख रहे हैं, क्योंकि वो जो आरोपी हैं वो ठाकुर जाति से हैं। ऐसा पहले भी हुआ है, जब विकास दुबे मारा गया था वो अपराधी था, तो उसको कहा गया कि ब्राह्मणों की हत्या हो गई, अगर ऐसे ब्राह्मण है तो उनकी हत्या हो ही जानी चाहिए। और जो अगर ऐसा अपराधी ठाकुर है तो उसकी भी जो अंजाम तक पहुंचना है वो पहुंच जाना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि एनकाउंटर या पुलिस किसी को मारे ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा कानून का राज नहीं होता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जिसमें यह भी लगता है कि कानून का राज स्थापित करने के लिए जरूरी है। हाथरस में ऐसी शर्मनाक घटना हुई है, ऐसे प्रदेश के कई हिस्सों में होती रही है, और मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे नहीं देखना चाहिए। वरना जौनपुर में जब मुस्लिमों और दलितों के बीच में झगड़ा हुआ, मुस्लिमों में दलितों की बस्ती जला दी, रासुका लगाया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। मैं सबको कह रहा हूं कि आप कहीं भी हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, ये सब छोड़ के जो मूल मुद्दा है उसकी बात कीजिए। निश्चित तौर पर जाति समस्या है, लेकिन अगर राहुल गांधी ये लिखेंगे कि एक वर्ग विशेष
तो ये कह के वो अगर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के साथ और कांग्रेस पार्टी के लोग अजय सिंह बिष्ट बोलकर ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कतई ठीक नहीं है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की नीयत पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में अधिकारी हैं वो उनको कौन सी अच्छी अच्छी रिपोर्ट दे रहे हैं, वो बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है, यथा स्थिति नहीं बताते हैं, वस्तु स्थिति नहीं बताते हैं। तो ये जो है ये बड़ा खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है, जिसको बार बार कहा जाता है ना कि राजा के अगर आंख कान नाक दुरुस्त नहीं होंगे तो कितनी भी अच्छी नीयत हो वो बहुत लंबे समय तक राज अच्छा नहीं रहता है। इसको आप ध्यान से सोचिएगा, ये बहुत जरूरी है। लेकिन राहुल गांधी का ये कहना कि वर्ग विशेष, फिर वो लिखते हैं कि दलितों को समाज में उनका स्थान दिखाने की घृणित ऐसी कोशिश, ये मुझे लगता है ना कि ये शर्मनाक है। इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। केरल की सरकार की बड़ी तारीफ हो रही थी, हमने भी बड़ी तारीफ की थी, बड़ा शानदार मॉडल किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां लगातार चाइनीज वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, बहुत तेजी में बढ़ रहे हैं। 8,830 ये नए मामले आए हैं केरल में, और अभी वहां कुल मामले पहुंच गए हैं 67,061। अब आप इसको एक चीज और बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि 67,061 ये मामले हैं, और जो पूरे राज्य में ये एक्टिव केसेज हैं, और जो पूरे राज्य में ठीक हो गए हैं वो 1,28,224। लेकिन बार बार मैं कहता हूं कि ये जो किसी भी चीज को चमत्कारिक मॉडल के तौर पर पेश करने की कोशिश होती है, उसका एक खतरा होता है। ये महामारी बहुत खतरनाक है, ठीक से इसको देखिए, ध्यान देके करिए। केरल बहुत छोटा सा राज्य है, वहां अगर 8,830 मामले प्रतिदिन आ रहे हैं तो ये बहुत ही चिंताजनक है। ये इसलिए भी चिंताजनक है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कुछ कहा जा रहा था, जिसको बार बार हम कहते हैं ना कि धीरे धीरे ग्राफ नीचे गिरेगा, तो वो ग्राफ गिरता हुआ नहीं दिख रहा है। और देखिए केरल का जो आंकड़ा है वो 1,87,277 कुल है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3,99,000। उत्तर प्रदेश में कुल मामले आए हैं 4,200, और जो वहां केरल में मामले हैं वो हैं 8,000 से ज्यादा। अब दोनों राज्यों का अगर फर्क समझें तो 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी है उत्तर प्रदेश की, और 3-3.5 करोड़ की आबादी है केरल की। ये फर्क समझिए आप, कि यानी एक तरह से कहें कि 8 गुना कम आबादी है और 2 गुना ज्यादा चाइनीज वायरस के मामले हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, चिंताजनक है केरल की स्थिति। केरल की सरकार ने जो लाइफ मिशन स्कैम जो घोटाला हुआ था, उसमें सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया है, उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका डाल दी है। उन्होंने कहा है कि इसको रद्द किया जाए। महाराष्ट्र से एक खबर है, जो मुंबई पुलिस ने समन किया है, और कल 11 बजे उनसे पूछताछ होगी। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप, पायल घोष एक अभिनेत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके साथ वो छेड़खानी की, जबरदस्ती की और बहुत ही अभद्र अश्लील व्यवहार किया। हालांकि उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी ब्रिगेड पूरी तैयार होकर खड़ी हो गई। लेकिन ये बड़ा शर्मनाक है कि वो अभिव्यक्ति के, वो स्वतंत्रता के, वो नारी कहें कि उसके अधिकार के ऐसी पैरवी करने वाले लोग अचानक इस पर भी, ऐसे मसलों पर भी देखकर व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया करते होंगे। और अच्छा है कि मुंबई पुलिस समय से ये काम करे, जिससे कि इस पर राजनीति न हो सुशांत सिंह राजपूत की तरह। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कतई कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, प्रभाव दबाव नहीं होगा, क्योंकि अनुराग कश्यप वो जब से ये नई वाली सरकार बनी है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की, इसमें वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की छवि को बनाने के कई ट्वीट वो करते रहे हैं, और उनकी जो पूरी मंडली है। कल मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक 27 साल के एक व्यक्ति को पकड़ा है, और बहुत बड़ा अपराध है ये। इसकी सजा कुछ बड़ी करनी चाहिए, ऐसे लोगों को भी कुछ इस तरह का करना चाहिए कि वो, जिससे कि, क्योंकि आर्थिक अपराधों में सजा कम होती रही। पहले तो आर्थिक भगोड़े और आर्थिक अपराध बहुत कम सजा थी, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। 100 रुपए के वो नोट, फर्जी जाली नोट वो छाप रहा था, 896 नोट उसके पास से पकड़े गए हैं, यानी 8,69,600 के, और लेजर प्रिंटिंग मशीन पकड़ी गई और एक लैपटॉप पकड़ा गया है। ऐसी जब खबरें आती हैं तो लगता है
कि जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत बड़ी चोट लगी थी, लेकिन जो बेईमानी करने वाले हैं, जालसाज हैं, धोखाधड़ी करने वाले हैं, वो नियमित तौर पर करते रहते हैं। तो सरकारों को भी नियमित तौर पर कुछ व्यवस्था करते रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कड़े उपाय करने चाहिए। आज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो ये जारी हो गया है। ये खेल मंत्री जो हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने ये जारी किया है, ये लोगो नया है। अब एक बड़ी चिंता, जो भी सर्दियां आ रही हैं तो अक्टूबर शुरू हो रहा है, तो जो पराली जलाने की समस्या है, और पराली जलाने की बड़ी समस्या पंजाब और हरियाणा से होती है। वैसे सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। उसकी वजह से दिल्ली की हवा खराब होती है। हवा तो सब जगह की खराब होती है, लेकिन दिल्ली में उसका असर ज़्यादा दिखता है। गाड़ियाँ चलती हैं, लोग ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, धुंध आ जाती है, बड़ी पब्लिक रहती है। जो EPCA चेयरमैन हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है पंजाब के मुख्य सचिव को और कहा है कि जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मशीन, यानी जो वो कटाई होती है तो उसके बाद जो खूंटी जैसा जो रह जाता है ना, जिसको पराली बोलते हैं, हमारे यहाँ खूंटी रह जाती है खेत में, तो अब उसको निकालें, सब क्या करें, तो एक तो खेत में जोत दिया जाए और उसको फिर वो आग लगा देते हैं। तो ये एक काम आसानी से होता है और वो किसान सोचता है कि लागत ना बढ़े। हालांकि सरकारें प्रयास कर रही हैं कि वो मशीन दी जाए, सब्सिडाइज रेट पर दी जाए, और 2500 प्रति एकड़ वो भी एक किसानों को देने का है कि आप पराली मत जलाइए, 2500 रुपये प्रति एकड़ लीजिए। लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमें 2500 भी बहुत जगह नहीं मिला है, हमें 6000 रुपये प्रति एकड़ चाहिए। ये देखना चाहिए और कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे किसान की लागत न बढ़े और पर्यावरण भी ठीक रखा जाए। चाइनीज वायरस ने बड़ी मुश्किलें की, और उसमें मुश्किलें ये कि एक देश से दूसरे देश में लोग चले गए, क्योंकि शहर से तो गए, ऐसे ही ढेर सारे पाकिस्तानी, करीब 315 छात्र और 100 पाकिस्तानी नागरिक ये फंसे रह गए थे भारत में। अब वो अटारी वाघा बॉर्डर से आज वो गए और उन पाकिस्तानी नागरिकों ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान की सरकारों के आभारी हैं। मैं बार बार कहता हूं कि नक्सली, माओवादी, ये जो हैं, इनकी हरकतों पर ध्यान देना चाहिए। आज विशाखापट्टनम में पुलिस ने गिरफ्तार किया है CPI माओवादी के एरिया कमेटी मेंबर जेमिली कामेश को, और जो विशाखापट्टनम रेंज के DIG हैं रंगन राव, उन्होंने बताया कि 14 साल से ये इसी तरह की गतिविधियों में है और 100 से ज्यादा मामले इसके खिलाफ हैं विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी और ओडिशा में। ये जो माओवादी हैं, नक्सली हैं, इनकी गतिविधियां देश समाज के लिए बेहद खतरनाक है। और मैं बार बार कहता हूं कि आतंकवादी और नक्सली माओवादी, उनको एक ही तरह से देखा जाना चाहिए। अब बात बिहार चुनावों की। बिहार में NDA कह रहा है कि हम अपना जो गोटी है, खांचा है, वो सब फिट रख रहे हैं। आज सुशील मोदी आए थे, आज बिहार चुनाव पर बड़ी लंबी चर्चा हुई है JP नड्डा के घर में। भूपेंद्र यादव जो प्रभारी महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमारे बीच में सब ठीक हो गया है और हम लोग लड़ेंगे। 3 पार्टियों का उन्होंने नाम लिया, BJP, JDU और लोक जनशक्ति। उन्होंने कहा चिराग पासवान को भी हम मना लेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि जो जीतन राम मांझी हैं, हम पार्टी वाले, वो भी हमारे साथ रहेंगे। तो ये उन्होंने बताया है और उन्होंने कहा कि ये सारा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। लेकिन जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाए, तब तक ये देखना रोचक होगा कि किस तरह से पार्टियां अपनी, जो कहे कि एक तरह से पोजिशनिंग जिसको कहते हैं, कि क्या कैसे हम पैंतरेबाजी करें कि हमें ज़्यादा सीट मिले, वो करेंगे। और आज सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मिले वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में KK सिंह से। अब चूंकि सुशांत सिंह राजपूत बड़ा भावुक मुद्दा है, लेकिन मैं अपील करूंगा बिहार के लोगों से कि आप लोग मेरी बात मानेंगे नहीं, कई लोग मेरे सामाजिक परिवार के साथी भी नाराज हो जाते हैं। वोट देते वक्त सुशांत सिंह राजपूत मुद्दा नहीं हो सकता है। आप बिहार में मत देना चाहते हैं, अपने स्थानीय प्रतिनिधि को देखिए, पार्टी को देखिए, सरकार को देखिए, विकास के कामों को देखिए, बिहार और बिहारी की इज्जत कौन बढ़ा रहा है वो देखिए। इस मुद्दे पर वोट कीजिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का जो प्राथमिक परीक्षा है वो 4 अक्टूबर को ही होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने उसे स्थगित करने से, आगे बढ़ाने से मना कर दिया। और अब बात आर्थिक खबरों की, जिसको हम कह रहे हैं कि क्या होगा। मैंने आपको एक बात कही थी, जब पहली तिमाही के
जो आंकड़े आए थे, तो मैंने कहा था कि अब कितना दुरुस्त होगा, अभी सितंबर तक का आएगा, लेकिन आज 8 कोर उद्योग यानी जिनकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है उनका जो कहें कि वो आंकड़ा वो आ गया है 8.5% निगेटिव। ये जो कोर उद्योग है, कोर इंडस्ट्री है, उनमें गिरावट है 8.5% की। और ये इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो आईआईपी डेटा होगा वो कितना आएगा, क्योंकि अगर हम अगस्त का कोर डेटा देखते हैं तो कोल आउटपुट की बात करते हैं तो -5.7 था, अभी 3.6 हुआ है अगस्त में, यानी प्लस में यहां है। क्रूड ऑयल आउटपुट की बात करते हैं -4.9 जुलाई में था, -6.3 है अगस्त में, यानी अभी भी यहां भारी गिरावट है। कोल में अच्छी बढ़ोतरी। नेचुरल गैस -10.2 था, अभी -9.5 है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आउटपुट -13.9 था, -19.1 है। इसका मतलब यह है कि अभी भी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत मुश्किल है और चिंताजनक स्थिति है। लेकिन एक बात हम कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे करके वो आंकड़े सुधर रहे हैं। जैसे फर्टिलाइजर आउटपुट की बात करें तो जो जुलाई में 6.9% था वो बढ़कर 7.3% हुआ है। ऐसे ही जो स्टील आउटपुट है जो -8.3 था तो -6.3 हुआ, मतलब वो ठीक हुआ है। ऐसे ही जो सीमेंट आउटपुट -13.5 था वो -14.6 हो गया। और जो इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट है 2.5 से -2.7 हो गया। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है जो कहें कि आईआईपी का डेटा आ रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, और मैंने आपसे कहा भी था कि ये जुलाई, अगस्त, सितंबर की तिमाही का आंकड़ा पूरा आने दीजिए, उसके बाद ही समझ में आएगा कि क्या स्थिति है। और अच्छा, एक खबर जरूरी और मैं बता दूं, क्योंकि रोज अब सरकार ये आंकड़े जारी कर रही है। जो पंजाब और हरियाणा में पिछले 3 दिनों में 84,40,44,809 मीट्रिक टन ये धान की खरीदारी की गई है एमएसपी पे। ये सरकार इसलिए आंकड़े जारी कर रही है कि दबाव बहुत ज्यादा है, आंदोलन देश भर में हो रहा है और देश भर में ज्यादा आंदोलन राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। लेकिन पंजाब हरियाणा में किसान बहुत ज्यादा नाराज है इससे, वो मानने को तैयार नहीं, पुरानी व्यवस्था उसका हित नहीं कर रही थी, वो मानने को तैयार नहीं। सरकार का काम होना चाहिए कि वो ये बताएं, समझाएं उनको। सीबीडीटी, जो सीबीडीटी है उसने बताया है कि 1,18,324 करोड़ के रिफंड 33,54,000 टैक्स पेयर्स को 1 अप्रैल से 19 सितंबर के बीच में दिए गए हैं। जानना बहुत जरूरी है। इसमें इनकम टैक्स रिफंड्स 32,230 करोड़ का है और जो कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड है वो 86,094 करोड़ का है। अब इस सब के बीच में चिंता होती है कि जो हमारी जो छोटी छोटी बचत होती है उस पर सरकार ब्याज दर क्या रख रही है। तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कोई बदलाव नहीं, वो बना रहेगा। तरुण बजाज, ये सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, उन्होंने बताया। और ये भी बताया उन्होंने कि सरकार का जो बोरोइंग प्लान है उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। सरकार 4,34,000 करोड़ इतने का कर्ज लेगी और ये कुल कर्ज का, कुल बोरोइंग का 36.16% है। उन्होंने ये बताया कि सरकार ने बजट में 7,80,000 करोड़ इतने का ऐलान किया था कर्ज लेने का, लेकिन कोविड की वजह से बोरोइंग का जो लक्ष्य है कर्ज ज्यादा लेने का वो बढ़ गया है। 12 लाख करोड़ इतने का कर्ज लेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, इनसे सलाह लेकर और जो टोटल मार्केट बोरोइंग है, जो बाजार से वो रकम उठा सकते हैं राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश, उसको अक्टूबर से दिसंबर के लिए 2,02,242 करोड़ और 35 लाख ये दे दिया है। अच्छा, जो ये सब आंकड़े आते हैं तो इसमें आप ये समझिए, जब कभी कोई खबरें आती हैं कि राज्य सरकारों पर दबाव है, दरअसल जब कलेक्शन बहुत अच्छा होता है उसमें उनका हिस्सा मिलता है, जीएसटी में हिस्सेदारी होती है। जब हर जगह से वो आमदनी कम हो जाएगी सरकार की तो राज्यों को भी हिस्सेदारी कम हो जाती है। पेट्रोल डीजल कम बिकता है तो उससे भी हिस्सेदारी कम हो जाती है, शराब कम बिकती तो उससे भी हिस्सेदारी कम, आर्थिक गतिविधियां कम होती हैं तो उससे भी हिस्सेदारी कम हो जाती है। और उस सब वजह से उन्हें ज्यादा कर्ज लेना पड़ता है। उसकी मूल वजह होती है कि सरकार का जो सरकारी नौकरी में लोग होते हैं उनको तनख्वाह देनी होती है, बहुत सी व्यवस्था होती है सरकार चलाने के लिए, वो सब करने के लिए ये सब करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इजाजत लेनी पड़ती है।
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो जिसको बार बार कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो उनको कैसे बढ़ावा देंगे, आने वाला दिन उन्हीं का है कि आप चार्ज कीजिए और चल दीजिए। तो उसके लिए लोकलाइजेशन की जो शर्तें हैं उसको पूरा करने के लिए और समय दिया गया है, यानी अब कुछ समय तक और उनको मिलेगा जिससे वो जो आत्मनिर्भर भारत जैसा है या जो 30%, 40%, 50% वाली जो शर्त है उसको पूरा कर सके। भारत ने आज ब्रह्मोस का सफल परीक्षण कर लिया बालासोर ओडिशा, और ये जो 400 किलोमीटर तक मार सकती है, टारगेट लक्ष्य जो होगा 400 किलोमीटर तक भेज सकती है। और ये बहुत शानदार है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया कि इसमें अभी कई इंडिजीनियस कंटेंट वो जोड़े गए हैं, यानी धीरे धीरे जो आत्मनिर्भर भारत रक्षा क्षेत्र में भी हम लोग कहते हैं तो उसको किया जा रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ऑपरेशन सागर आरक्ष उसका भी आज प्रदर्शन देखा, बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशन उनको दिया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। तो लगातार भारत अपनी हर तैयारी सीमाओं की सुरक्षा की और आंतरिक सुरक्षा की दोनों मजबूत कर रहा है। भारत और चीन के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या स्थिति हो, शांति कैसे बनी रहे, उसकी भी समीक्षा आज हुई। जो 20 अगस्त को इसके पहले बैठक हुई थी, आज फिर हुई, और दोनों ने कहा है कि जो दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने कहा था हम उसी पर आगे बढ़ेंगे। और जो सीनियर कमांडर लेवल की 7वें चरण की बैठक है वो भी जल्दी हो, इस पर दोनों की सहमति बनी। नेपाल, वैसे तो नेपाल चूंकि ऐसा देश है कि केपी ओली का मन मस्तिष्क न खराब हो, उस पर वामपंथ की काली छाया न पड़े, चीन का राक्षसी प्रभाव न पड़े, तो नेपाल भारत में कोई ऐसे संबंध बिगड़ने जैसी चीज है नहीं। लेकिन बीच बीच में संबंध खराब होते हैं और बीच में खबरें भी आती हैं कि बॉर्डर पे ये कर रहा है, बाड़ लगा रहा है, चेक पोस्ट बना रहा है। लेकिन उस सब के बीच में नेपाल की भारत पर निर्भरता कितनी ज्यादा है वो समझ में आता है हमें अलग अलग समय। अब ऐसा ही एक जो उत्तराखंड में एक सस्पेंशन ब्रिज है धारचूला पिथौरागढ़, वो उसको खोल दिया गया है। नेपाल की तरफ से कहा गया था वो लोग आके वो अपनी दवा करा पा रहे हैं, स्वास्थ्य जो चीजें हैं वो सब है, और उनको यहाँ रोजगार भी मिल पा रहा है। और अब बात आखिर में आज चाइनीज वायरस की, जिसको बार बार मैं कह रहा हूं कि ये ग्राफ गिर रहा है, तो क्या सचमुच ग्राफ गिर रहा है? अभी 7,41,96,729 यानी 7.5 करोड़ के आसपास वो सैंपल की जांच हो गई है 29 सितंबर तक। और कल जो टेस्ट हुए हैं वो 10,86,000 है। हालांकि वो जो बीच में बढ़ गया था, रविवार को 15 लाख तक चला गया था, उससे कम हुआ है आंकड़ा। बेहतर होगा कि इस आंकड़े को कम न करें, वरना जो ग्राफ गिरता दिख रहा है उस पर संदेह होने लगेगा। और देश में जो संक्रमित मामले हैं वो 62 लाख से ज्यादा हो गए हैं, 62,45,000 से ज्यादा, 52 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो गए हैं और 9,40,000 से ज्यादा लोग अभी भी संक्रमण का शिकार हैं। तो ये एक कहें कि जिसको हम कहें कि इस संक्रमण से जो भारत लड़ रहा है उसमें क्या स्थिति है वो जानना जरूरी है। और इसके साथ ये भी कि जो वैक्सीन का ट्रायल है वो 3रे चरण में है और बड़ी तेजी में उसमें प्रगति है। जो वॉलंटियर्स हैं जो उसके लिए तैयार हुए उन पर अच्छा प्रभाव दिख रहा है। जो दिल्ली का सरदार पटेल कोविड सेंटर, वहां से अब तक 6,427 मरीज वहां आए थे और 5,000 ठीक होकर घर जा चुके हैं। ये आईटीबीपी चला रही है, आईटीबीपी की तरफ से बताया गया है। और WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओडिशा की बड़ी तारीफ की है कि उन्होंने एम्फन तूफान के बीच में भी ये बड़ा अच्छा जो है वो काम किया, मैनेजमेंट किया, प्रबंधन किया कोविड का। और एयर बबल बनाने की बात चल रही है, क्योंकि अब हवाई यात्राएं तो शुरू करनी है, तो कुछ कुछ देश आपस में एयर बबल बनाएंगे। हमारा जहाज आपके यहाँ जाएगा, आपके यहाँ से आ जाएगा। ऐसा ही एयर बबल का अरेंजमेंट हुआ है केन्या और भूटान के बीच। भूटान से तो वैसे भी हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं। तो ये हरदीप सिंह पुरी ने बताया, जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, और इन दोनों देशों के बीच में
जहाज उड़ाने अब आसानी से आ जा सकेंगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस वायरस से, चाइनीज वायरस से हम मुक्त हों और दुनिया फिर से उसी तरह से हसीन हो, खूबसूरत हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों जो बड़ी खबरें आज की मैंने कही थी, एक शर्मनाक खबर थी और एक खबर जो बाबरी ध्वंस पर फैसला आया, मैं उस पर चाहूंगा कि अब उस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो भी उसमें हुआ, अच्छा बुरा, उसको भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। देश की एकता अखंडता बनी रहे, सभी लोगों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। जहरीली बयानबाजी से बचना चाहिए। और हाथरस की घटना पर मैं यही कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी को यह साबित करना होगा, प्रमाणित करना होगा कि कोई भी जो अपराधी है, दोषी है, वो छूटने ना पाए। और उसमें अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उस पर लीपापोती करने वाले प्रशासन को भी दुरुस्त रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आपको मुझे समर्थन देना है, आपको लगता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ और इसी मजबूती से करता रहूँ, तो आपको मेरे सामाजिक परिवार में शामिल होना चाहिए। सब्सक्राइब करिए, उसके लिए नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, बाकी का काम मैं करूँगा। जो लोग स्वैच्छिक तौर पर आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, उस पर आप भेजेंगे तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। दूसरा, आप अगर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो अपना नाम और कहां से हैं वो लिख के भेज दें, तो उससे मैं आपको जानकारी दे सकूंगा कि आज मैं किस टीवी चैनल पर हूं, नया वीडियो कब डाल रहा हूं। अगर कुछ लिखूंगा पढ़ूंगा तो वो भी आपको भेजूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।